जय हिंद दोस्तों। हम आप सभी के बीच बहुत लंबे समय के बाद उपस्थित हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सन। हम लोग पिछली वीडियो में सौरमंडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन हो गया है और उसमें हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं सन का। सन पढ़ लेंगे, उसके बाद से ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आज देख लेते हैं सन। सन यानी कि सूर्य। सूर्य को हम आसानी से समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक इसका आंतरिक भाग, एक इसका बाह्य भाग। ठीक, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि एक बॉल है, उस बॉल के एक अंदर जो आप देख नहीं पाते हैं, एक उस भाग को पढ़ना है, एक ऊपर से जो देख सकते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि ये सन है। ठीक, हम एक इसके अंदर का भाग पढ़ेंगे और एक इसके बाहर का, यानी कि इसका एक एक्सटर्नल पार्ट होगा, एक इसका इंटरनल पार्ट होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप जिस पृथ्वी पे खड़ा हैं, बैठे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक, तो आप जो बाहर से देख रहे हैं वो क्या होगा, एक्सटर्नल। पृथ्वी के अंदर जब हम जमीन में खोद के कुछ कार्य करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो क्या होगा, इंटरनल। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, इसके इंटरनल पार्ट को। ठीक, सूर्य का थोड़ा और बड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सूर्य। हम इसके इंटरनल पार्ट को तीन भागों में और बांटेंगे। एक भाग हो गया, दो भाग, ये तीसरा भाग। इसके सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। ठीक, इसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन यानी कि विकिरण मंडल। विकिरण मंडल। इसके और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं। ये तीनों भाग दिखाई नहीं देंगे, दिखाई आपको एक्सटर्नल वाले देते हैं, ये दिखाई हमें नहीं देते हैं, ये अंदर का भाग है। इसके इस भाग को क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मंडल। ठीक, अब हम इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए हम इसको और इसका एक सूर्य का एक टुकड़ा ले लेते हैं। इसके अंदर भाग को समझाने के लिए हम चलते सूर्य को इतना काट देते हैं। ठीक, तब हमारा सूर्य कैसे दिखेगा, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये मान लें, ये हो गया कोर। ये क्या हो गया, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल। ये हो गया कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन यानी कि संवहन मंडल। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। देख लीजिए, यदि हम इतना मिटा दे रहे हैं तो ये भी फिगर वैसे ही बन गया। ठीक, इसी को थोड़ा जूम कर दिया गया है यहाँ पे। तो इसी को हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर में कोर क्या है, रेडिएटिव जोन क्या है, कन्वेक्टिव जोन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर के बारे में। यह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। यह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, आप देख भी पा रहे होंगे। इसी आंतरिक भाग में ही सूर्य का, हम आपको बताए थे कि सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। तो वो कहाँ पे होता है, तो इसी भाग, इसी कोर में होता है क्या, नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हम बताए थे कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। जब कोई भी दो तत्व एक साथ आते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी भी निकलती है, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और इसका क्या होता है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। यानी सबसे ज़्यादा सूर्य का टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोर में। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना होगा, तो ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। यदि आपको ये कम लग रहा है तो आप इसमें क्या करिए कि इसको लाख में परिवर्तन कर दीजिए। यानी इसको जब मिलियन को लाख में करते हैं तो आप सिंपल सी बात है, उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो वो लाख में हो जाएगा। यानी 150 लाख डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस इसके कोर का तापमान होता है। और ये तापमान इतना अधिक होने के ही कारण जो ये गैसेज हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये किस अवस्था में हो जाती हैं, तो ये गैसें किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में हम आपको ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ा दिए हैं। तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो कोर में। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग कोर। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, कोर में। ठीक, सबसे सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, कोर में। ठीक, कोर हो गया। अब हम देख लेते हैं सूर्य का ईंधन जो होता है किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। कहाँ पे, कोर में। अब देख लेते हैं रेडिएटिव जोन, यानी कि विकिरण मंडल। विकिरण मंडल क्या होता है, तो यह सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत है। यह सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है, सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है, तो रेडिएटिव जोन से, ना कि कोर से। ठीक, कोर में बस क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है, तो रेडिएटिव जोन से, यानी विकिरण मंडल से। ठीक, यहीं से क्या होती है, यहाँ से किरणें निकलती हैं। यहाँ से क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, तो गामा किरण, गामा रे। गामा रे जितनी खतरनाक होती है कि ये शरीर को पूरी तरह से क्या करें, आर पार छेद के निकल सकती हैं। ठीक, ये शरीर को पूरी तरह से छेद देती हैं। तब एक बात बताइए, शरीर को पूरी तरह से छेद देती हैं, तो ये अगर जो पृथ्वी पे आ गई तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, हम बीमारी रहित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ये पूरी तरह से यहाँ पे जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है जो इसको रोक देती है। यानी इसको कौन रोकता है, ओजोन परत। कौन रोकता है, तो ओजोन परत। ओजोन परत रोकती है। दूसरा कौन सा किरण निकलता है, तो एक्सरे। आप एक्सरे कराए होंगे, उसमें इसी किरण का उपयोग होता है। ये क्या करती है कि हड्डी को छोड़कर सभी चीज़ों को छेद सकती है। ये हड्डी को छोड़कर सभी चीज़ों को छेद सकती है। ठीक,
तीसरा क्या निकलता है, ये पहला हो गया गामा, दूसरा हो गया एक्सरे, तीसरा हो गया फोटोन। फोटोन जो है यही सूर्य का, इसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। फोटोन को ही सूर्य का प्रकाश कहते हैं, इसे ही प्रकाश कहते हैं। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताएंगे, रेडिएटिव जोन यानी कि विकिरण मंडल। ठीक, गामा रे कहाँ से निकलती है, विकिरण मंडल। एक्स रे कहाँ से निकलती है, विकिरण मंडल। फोटोन ये तो सूर्य का प्रकाश ही है, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है, तो विकिरण मंडल से। अब देख लेते हैं क्या, कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल। संवहन मंडल, संवहन मंडल क्या होता है, तो यहां पे हाइड्रोजन के सेल पाए, यहाँ पे हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। एक ऐसी संरचना यहाँ पे पाई जाती है जो ये हाइड्रोजन की बनी होती है, इसे हाइड्रोजन का सेल कहते हैं। आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो कन्वेक्शन जोन में कौन से सेल जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो वो हाइड्रोजन से बनी होती है। ठीक, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि कोर में तापमान बढ़ जाता है, यानी कि इसमें यहाँ पे ऊर्जा इतनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि यहाँ से जो सूर्य की आग की लपटें हैं, इस क्या करती हैं कि ये हाइड्रोजन सेल को तोड़ के क्या करते हैं, बाहर निकल जाती है। ठीक, ये आग की लपटें जो हैं वो क्या करती हैं, बाहर निकल जाती है। क्या है, आग की लपटें हैं, आग की लपटें। इसे हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। इसे हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लैम, सोलर फ्लैम। इस आग की लपटों को हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लैम। लेकिन जब ये निकलती हैं तो इनका टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्या कर बहुत तेज़ी से निकलती हैं, और जो जिनका तापमान कम होता है इससे, वो क्या करते हैं, वहीं पे गिर जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आगे बढ़ जाती हैं लपटें, यानी कि जिनका तापमान अधिक होता है 6000 या 6000 से अधिक, वो क्या करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती हैं। तब हमारी पृथ्वी का काम करती है कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस सौर लपटों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस सौर लपटों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन एक बात बताइए, इतना 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के जो सूर्य की लपटें हैं वो पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी जल के खाक हो जाएगी। ठीक, लेकिन इसके लिए रक्षा कौन करता है, जो पृथ्वी के बाहर पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल, 5 परतों वाला वायुमंडल जो है, ये क्या करता है कि ये इन सौर फ्लेमों को छलका देता है। यहाँ पे ऐसे छलक के ये बाहर चली जाती हैं, मैंने इस तरफ, इधर वाली इधर चली जाती है। तो ये जो मतलब सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और ये छलकती, इसे कहते हैं ऑरोरा। इसे क्या कहते हैं, ऑरोरा। ठीक, लेकिन यदि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ यानी दक्षिण में चली गई, यानी कि पृथ्वी के नीचे दक्षिण में चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस।
आप इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि नीचे की तरफ ही दक्षिण में ही ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस। यही पृथ्वी के उत्तर में चली जाएं तो इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। ये आग की लपटें जो सौर ज्वाला है, जो सोलर फ्लेम है, ये उत्तर की तरफ गई तो ऑरोरा बोरियोलिस, दक्षिण की तरफ गई ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक। लेकिन एक बात बताइए कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और ये तो हमारे वायुमंडल के साथ घर्षण करेंगी, जिसके कारण जब भी दो वस्तुओं में घर्षण होता है तो उसमें से कुछ आवाजें निकलती हैं, ठीक। यहां से कुछ घर्षण के कारण आवाजें निकलती हैं, घर्षण होगा तो क्या होगी, आवाज आएगी, आवाज निकल, इस आवाज को बिस्लर कहा जाता है, ठीक। जो ये आवाज होती है, घर्षण के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है उसे हम बिस्लर कहते हैं, उसे बिस्लर कहा जाता है, ठीक। ये क्या करती है, वायुमंडल हमारा रोक देता है, ये पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है, लेकिन पृथ्वी से ये रोशनी देखी जा सकती है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या, इसके ये जो ऑरोरा होता है, इसके आने से हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हानि क्या होगी, पहली पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा कि संचार माध्यम में, कम्युनिकेशन में क्या होता है, दिक्कतें होती हैं, आप कॉल करेंगे किसी और को, कॉल लग जाएगा किसी और को, ठीक। तो ये दो मुख्य कारण हैं इसके हानि, मतलब इसके आने से दो हानियां होती हैं, एक पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा संचार माध्यम में बाधा उत्पन्न होती है। ये तो हुआ कि जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल के चली गई किरण, लेकिन कुछ किरणें जिनका तापमान कम होता है वो फिर यहीं पे गिर जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, इनका टेम्परेचर इससे कम होता है, कम नहीं होता, इससे कम होता है, इनका भी टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, एमए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 4000 डिग्री सेल्सियस पर 4000 डिग्री सेल्सियस को टिक करना होगा। यदि आप वनडे एग्जाम कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या ग्रुप डी इन सब का दे रहे हैं तो आपको कितना मारना पड़ेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इनका तापमान इनसे कम होता है, जिसके कारण जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो इनकी अपेक्षा ये कम चमकीले दिखाई देते हैं, ये अधिक चमकीला दिखाई देता है, ये कम दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पे एक धब्बे की तरह हमें नजर आता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सौर कलंक या सोलर स्पॉट। इस धब्बे को हम क्या कहते हैं, सौर स्पॉट, सोलर स्पॉट या सौर कलंक। जो ये सौर कलंक है या सोलर स्पॉट है, ये सूर्य के 0 डिग्री से यहाँ मान लेते हैं क्या है, 40 डिग्री के मध्य ही बन पाता है ये, अर्थात ये जो हमारी आग की लपटें हैं ये 40 डिग्री तक ही निकल पाती हैं, उससे ऊपर नहीं। कारण कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो वो क्षैतिज, ठीक, यहाँ पे मतलब इस तरह से क्षैतिज में बहुत ज़्यादा बल लगता है, जो कि ऊर्ध्वाधर में कम बल लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ कम बल लगेगा, इधर की तरफ ज़्यादा बल लगेगा, तो जिसके कारण इधर की तरफ ही ये सौर ज्वाला निकल पाती हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक,
तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक आपसे पूछा जाएगा कि जो सौर कलंक है वो कहाँ कितने तक प्राप्त होता है, तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि ये बना 0, आज बना यहाँ पे 0 डिग्री पे सौर कलंक बना, फिर अगले टाइम यहाँ पर 1 पर 2 पर ऐसे करके मतलब ये लाइन से इस तरह बनता जाता है। तो इसको यहाँ से 0 डिग्री से 40 डिग्री में पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 5.5 साल लगता है, 5.5 वर्ष। फिर ये यहाँ पे फिर 40 डिग्री से 0 डिग्री पे आता है तो कितना समय फिर लगेगा, 5.5 वर्ष। कितना, 5.5 वर्ष। यानी कि जब हम जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और घूम के फिर वहीं पे आ जाए तो एक साइकिल अर्थात चक्र बनता है, माने साइकिल का निर्माण होता है। तो यानी कि हम 0 डिग्री से गए यहाँ 5.5 साल, फिर आए 5.5 साल, टोटल कितना हो गया, 11 वर्ष। यानी कि एक साइकिल बना। यानी कि यहाँ पे जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो इस चक्कर को ही क्या कहते हैं, सोलर स्पॉट साइकिल। सोलर स्पॉट साइकिल कितने का होता है, तो 11 वर्ष का एक सोलर स्पॉट साइकिल होता है, सोलर स्पॉट साइकिल। ठीक, लेकिन जब यही साइकिल, एक साइकिल 11 वर्ष का होता है, लेकिन जब यही साइकिल 100 साइकिल कर ले, यानी 100 बार चल जाए तो उसे हम कहते हैं सोलर इवेंट। यानी कि 100 चक्कर को, इसके 100 चक्कर को हम क्या कहते हैं, सोलर इवेंट। एक सोलर इवेंट कितने वर्षों में होगा, 100 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर कितने, 11 वर्ष में, तो 100 × 11, 100 × 11 कितना होगा, 1100 वर्ष। 1100 वर्ष का क्या होता है, एक सोलर इवेंट होता है। शायद आप इतना समझ पा रहे होंगे। अभी तक कितने सोलर इवेंट हो चुके हैं, तो सोलर इवेंट एक भी नहीं हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अभी तक कितने सोलर स्पॉट साइकिल बने हैं, तो अब तक 23 बने हैं। 23 साइकिल कंप्लीट हो चुका है। कितना, 23। ये 23वां साइकिल कब बना था, तो ये 2013 में बना था। अगला कब बनेगा, 24वां। तो आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। 11 जोड़ने के बाद पता चलेगा कि 24वां साइकिल बनेगा 2024 में। आप इतना सूर्य के बारे में समझ पाए होंगे कि सूर्य के आंतरिक भाग में क्या क्या है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, यानी कि कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, उसके बाद से ऑरोरा बोरियोलिस किसे कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस किसे कहते हैं, सोलर फ्लैम किसे कहते हैं, सोलर स्पॉट साइकिल किसे कहते हैं, सोलर इवेंट किसे कहते हैं, सोलर स्पॉट किसे कहते हैं, ये क्या, जैसे हाइड्रोजन सेल क्या होता है। आप इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। आपका जो भी डाउट होगा अगली वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप इतना सीख पाए होंगे। अब हम जो सूर्य का एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि जो बाहरी भाग है, हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।